नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आज उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की, जिनका आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और जिसके बाद हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। उत्तराखंड सदन में हृदय गति रुकने से इंदिरा हृदय का निधन हो गया। पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी। डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन पर राजनेताओं ने शोक जताया है। नेता प्रतिपक्ष के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दुख जताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। वहीं दिल्ली से उत्तराखंड रवाना हुआ है इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर, जो अब से कुछ ही देर बाद हल्द्वानी पहुंचने वाला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। तो उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त धमक रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय अब नहीं रही। आज रविवार सुबह दिल्ली में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया है। 40-45 सालों के अपने राजनीतिक करियर में इंदिरा हृदय ने उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए हैं। प्रदेश में काफी कुछ विकास के काम भी किए। खासकर कुमाऊं मंडल में उनको मदद का मसीहा माना जाता रहा है। 7 अप्रैल 1941 में जन्मी इंदिरा हृदय ने 80 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। आज सुबह उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें संभाला नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। इंदिरा मजबूत इरादों की महिला कही जाती रही हैं और उन्हें उत्तराखंड की राजनीति की आयरन लेडी भी कहा गया। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से उत्तराखंड के हल्द्वानी रवाना हो गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली के उत्तराखंड सदन में डॉक्टर इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। कमेंट अब इंदिरा जी हम लोग के बीच में नहीं रही हैं। आपके परिवार की अपूर्णीय क्षति है, किस तरीके से अब आगे का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा? सही समझे? ठीक, देखिए कल होगा। मेरे ख्याल से सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग और विशेषतम मैं कहूँगा हल्द्वानी, जो उनकी विधानसभा रही इतने वर्षों से, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे अपने जैसे एक महिला घर को सजाती है उस पूरे विधानसभा को, शहर को सजाया, तो इसलिए होगा सम्मान के साथ। और देखिए वो हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन उनका जो कार्य है और जो कार्यशैली है वो सदैव जीवित रहेगी। और आयरन लेडी के तौर पे उत्तराखंड में जानी जाती थी। एक हमेशा उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था, सरकार किसी की भी हो, लेकिन लोग उनसे उम्मीद लगाते थे, लोग उनके पास जाते थे। वो नाता लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए लगातार ये तो हमारे पे दायित्व आ गया है कि अब हम सारा परिवार, जितनी लोगों की आकांक्षाएं उनसे थी, उनको हम संपूर्ण करें। और साथ ही साथ देखिए उन पे लोगों का विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी झूठे वायदे नहीं करे लोगों से। जो उन्होंने जबान दी उसको पूर्णतः उन्होंने जबान जो दी थी उसको कार्य करा, और जो नहीं हो सकता था वो भी साफ बताया, लेकिन कभी घुमा फिरा के बात नहीं करी। जो दिल पे थी वो जबान पे बात थी। तो उनकी ये कार्यशैली और जो निष्ठा थी वो याद रखी जाएगी। तो शोक संवेदनाएं देने वालों का तांता लगा। राहुल जी ने भी आपसे बात किया है? जी, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने माता जी के कार्यों को देखते हुए मेरे से कई सारी उनकी बातें बोली, और धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया जी का, जिनका संदेश मेरे पास आया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे सुमित हृदय, इंदिरा हृदय के बेटे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक लंबे समय तक जो स्वच्छता की राजनीति माने की है, अब उसे आगे बढ़ाने का दायित्व तो हम लोगों पर आया है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें अभी भी बनी रहेंगी। तो ये एक बेहद ही भावुक करने वाला पल है। इंदिरा हृदय जी नहीं रही, सहसा इस समाचार को विश्वास नहीं होता। कल तक हम शांत थे। कांग्रेस को उत्तराखंड में कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए विचार विमर्श कर रहे थे, कार्य योजना बना रहे थे। और अभी अभी खबर आई है कि क्रूर काल ने इंदिरा हृदय जी को हमसे छीन लिया। कांग्रेस की मूर्धन्य नेता इंदिरा हृदय संघर्षरत जनता की
शिक्षकों की आवाज़ इंदिरा हिंद, हल्द्वानी उत्तराखंड की जनता की एक लगनशील सेविका इंदिरा हृदय और कांग्रेस की शीर्षस्थ नेता इंदिरा हृदय। इंदिरा जी का निधन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध थे उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूं मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। इंदिरा हृदय जी के साथ आपने लंबे समय तक पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो आपकी साझेदार रहीं, साथ में रहीं। आज इस दुनिया से उनका जाना कितनी बड़ी क्षति? बहुत बड़ी क्षति है। उनका व्यक्तित्व जैसा आपने कहा भी है कि बहुत मजबूत लेडी थी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला। और सबसे बड़ी जो बात है आज के दौर में, इंदिरा जी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उस समय आई जब महिलाओं के प्रवेश के बारे में बहुत कम लोग समझ पाते थे। और उस दौर में उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के नेता के रूप में, MLC के रूप में, और उसके बाद उत्तराखंड राज्य में जो उन्होंने अपना स्थान बनाया, वो किसी के रहम करम पर नहीं, स्वयं अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ी। वो हमारे उत्तराखंड के लिए आदर्श भी हैं और विशेषकर इस देश की मैं पीढ़ी के लिए कि आपको अपने लिए अगर पब्लिक स्पेस में स्थान बनाना है तो संघर्ष करना रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। ये किसी पार्टी की क्षति न होकर पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है। हमेशा उनका मातृत्व वाली भावना का प्रेम हम लोगों को मिला और बहुत कुछ सीखने का उनसे मिला। वो उत्तराखंड की राजनीति में संसदीय परंपराओं का जो ज्ञान उनको था और जो राजनीति करने की उनकी शैली थी, दलगत राजनीति की सीमाओं में कभी उन्होंने अपने को नहीं बांधा। हमेशा विपक्ष के नेता के रूप में भी मुझे तो पहली बार उनके आमने सामने रहने का अवसर मिला। विपक्ष के नेता के रूप में भी बजाय सरकार को शर्मिंदा करने के, सरकार को सुझावात्मक हमेशा उनका तरीका रहा कि ताकि प्रदेश हित में निर्णय अच्छे लिए जा सके। मुझे कई बार फ़ोन करके कहती थी सुबह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कभी कोई काम में अगर कभी दिखती थी फ़ोन करके कहते थे इसमें अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा राजकीय ठीक होगा। आज सुबह जब उनके OSD का फ़ोन आया तो बड़ा दुखद सा लगा, क्योंकि अभी 3 दिन पहले तो मेरी उनसे काफ़ी बातें हुई थी और मैं उनको हमेशा जब उनका फ़ोन आया करता था मैं झांसी की रानी को नमस्कार करके उनको बात किया करता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा। जो नई पीढ़ी के लोगों को उनसे सीखने का अवसर मिलता था, और ख़ासकर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी जी की छाप उन पर जो दिखती थी, एक बड़े दिल का व्यक्तित्व। इस समय शिल्पी अरोड़ा हमारे साथ हैं। मैम, इंदिरा हृदय जी का जाना कितनी बड़ी पार्टी के लिए क्षति है? न सिर्फ पार्टी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए और देश के लिए, क्योंकि महिला शक्ति का प्रतीक थी। देश में मैं इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं बचपन में पैदा होते ही इंदिरा गांधी जी को देखा और इधर उत्तराखंड में मैं डॉक्टर इंदिरा हृदय की बहुत बड़ी फ़ैन थी। महिला शक्ति के लिए पूरी उत्तराखंड की, पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है और विश्वास नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि रात को 12:30 बजे तक मैं यहीं थी उनके साथ में, और आज सुबह ये हुआ, अभी तक मतलब ऐसे लग रहा है अभी सो रही हैं और अभी उठ जाएंगी एकदम। अच्छा, अभी क्या यहाँ से सीधे हल्द्वानी ले जाएंगे या देहरादून भी कार्यालय? हल्द्वानी सीधा। इस समय आप देखिए, इस वक्त शब्द नहीं है लोगों के पास कहने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि एक बड़ा आघात है। मैम, आप लोग तो पारिवारिक रूप से जुड़े रहे समय से, सारे चीज़ें जो है, क्या लगता है कितना बड़ा व्यक्ति होगा? हम सारे कांग्रेस परिवार के सदस्य थे
मैं कल पहली बार उनसे मिली उत्तराखंड प्रभारी बनने के बाद, और एक बहुत ही जिंदा दिल और जीवट महिला मैंने उन्हें पाया। महिलाओं के नेतृत्व के मामले में आप जानते हैं कि किसी के लिए संघर्ष करके आगे आना और इस मुकाम को हासिल करना, तो एक महिला नेता होने के नाते मुझे भी उन्होंने बहुत कल प्रभावित किया। और एक बहुत अच्छे माहौल में उत्तराखंड में कैसे क्या करना है, कैसे तमाम कार्यक्रम होंगे, उस पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। आखिरी समय तक भी उनको चिंता पार्टी की थी, आखिरी समय तक वो पार्टी के हितों के लिए ही बात करती रही। बिल्कुल, वो बिल्कुल पार्टी के हितों के लिए और विशेष करके उत्तराखंड की जो जनता है उनके लिए तमाम उन्होंने संघर्ष, टीचर्स के मामले में चाहे अन्य मुद्दों पर काम किए, और उत्तराखंड के लोगों की उनकी चिंता लगातार थी। डायरेक्शन देने का काम करती थी, उसको एक नए तरीके से गढ़ने का काम करती थी। कल हमने जो यात्रा का प्रोग्राम बनाया, परिवर्तन यात्रा का, उस यात्रा के प्रोग्राम को उन्होंने तय करवाने का और खुशी खुशी सब काम करवाया, लेकिन आज सबको अशुभपुरी छोड़ करके चली गई। एक मजबूत आवाज थी वो, कहते हैं उनको आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता था, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रही हो, विधायक के तौर पर रही हो, मंत्री के तौर पर रही हो, मुखर होकर के उन्होंने अपनी बात कही, अपनी आवाज उठाई। देखिए, हर तरीके से विशेष थी। जब वो शिक्षक नेत्री थी तो शिक्षकों के लिए संघर्ष किया। जब विधानसभा में विधान परिषद की मेंबर थी, एक मार्गदर्शिका के रूप में उन्हें सारे उत्तर प्रदेश में और संसदीय जीवन के लोगों को आगे बढ़ कर के प्रभावित करने का काम किया। जब उत्तराखंड में आई तो विपक्ष की नेता थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ करके कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया। और जब वित्त मंत्री बनी तो राज्य के विकास को एक नई दिशा दी। और जब विपक्ष में आज बैठी थी तो सत्तारूढ़ दल हिम्मत नहीं कर सकता था कि कहीं कोई गलती कर जाए, क्योंकि इंदिरा जी का व्यक्तित्व उनको सावधान करने का काम करता था। तो उनका जाना एक बड़ी क्षति है, बड़ा नुकसान है। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये हरीश रावत जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, और उत्तराखंड की सियासत में खास करके अगर कांग्रेस में उनके योगदान की बात किया जाए तो वो अपने आप में अद्वितीय है। एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाई। जब भी उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया और वही कहा, भले ही उनके साथ के लोगों को इसको लेकर बुरा लगता रहा हो या विरोधियों को, लेकिन एक उनकी खासियत थी कि भले ही कोई भी विपक्ष का नेता हो या अपनी पार्टी पक्ष का, वो मुखर होकर के सबको कह तो सब कुछ देती थी, लेकिन जो उनके संबंध थे वो सबके साथ मधुर थे। यही उनकी अपनी एक शख्सियत। तो हर कोई काफ़ी शोकाकुल है। इंदिरा हृदयेश का अचानक चले जाना, पूरा उत्तराखंड इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, और उनके आवास पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से लोग वहां पर शोकाकुल हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान ने वहां का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। हृदयेश का अचानक चले जाना उनके समर्थकों में मायूसी पैदा कर गया। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ उनके आवास पर मौजूद हैं और बहुत गम में यहाँ आपस में बात कर रहे हैं। हालांकि उनके शरीर की अगर बात करें तो 3:30 बजे वो दिल्ली से चला है और 8 या 9 बजे के करीब उनको यहाँ लाया जाना है। कैसा लगता है कि आज वो आवाज़ टूट गई, चली गई? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मालूम है कि आज सुबह ही इंदिरा जी वहाँ पर दिल्ली गई हुई थी, कल मीटिंग थी। जब मीटिंग संपन्न हुई उसके बाद देर रात को उनको कुछ तकलीफ जैसी हुई, उल्टी आई और वो आराम करने अपने रूम में गई, तो सुबह को उनका देहांत हो गया। इंदिरा हृदयेश हमें छोड़ के चली गई, कैसा बहुत हमें अफसोस हुआ है और प्रेमचंद अग्रवाल को भी बहुत अफसोस है इस बात का, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि हम भी अब ऋषिकेश को ऐसा नहीं बना सके। जबकि हमने मेट्रो ट्रेन चलाने का, बद्रीनाथ तक रेलवे लाइन चलाई, मैंने तक इंदिरा हृदयेश के टाइम पे देखा है हल्द्वानी का स्टेशन इतना सड़ा हुआ है कि इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है कि कोई रेल, यानी कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। याद आएंगी। आप बुजुर्ग हैं, आपके बीच वो रही हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? और जिस तरह से आज एक गम का पहाड़ टूटा है आपके ऊपर, क्या लगता है आपको? बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारी तो मतलब कि छाया हट गई है, समझे। हल्द्वानी का तो जो माता जी का जो वो था, मार्गदर्शन था, जो उनका विकास था, जो हर आदमी उनसे बड़ी उम्मीद करके आता था। और लोगों के दिलों में गम है, उनके अचानक से चले जाने का जो गम है। लोगों का ये कहना है कि उत्तराखंड की शेरनी आज हमें छोड़ के चली गई। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, हल्द्वानी।
तो अब से कुछ ही देर बाद हल्द्वानी इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर वहां पहुंच जाएगा और इसके बाद काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को घेरने का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर देकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए रायवाला के एक रिसोर्ट में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, जिसके बाद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने लगा, जिसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष हैं। वह विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया है। अभी वरिष्ठ कांग्रेस जनरल द्वारा कोतवाली में आके एक तहरीर रिसीव कराई है, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि कोविड नियमों को ताक पे रख के जो है कार्यक्रम हुए हैं। इस संबंध में उनकी रिसीविंग इनको दे दी गई है और इस संबंध में जांच की जाएगी। जो भी चीज़ निकल गई उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बार पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश सबसे अग्रिम विधानसभा रही, जिसमें कोरोना के लोगों को चाहे कोरोना से पीड़ित रहे चाहे कोरोना से मृत हुए हैं, तो उसमें उसको देखते हुए, क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। 6 अप्रैल को 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों को एक रिसोर्ट में इकट्ठा किया गया, जबकि साफ गाइडलाइन थी कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक और नरेंद्र मोदी जी कोविड की गाइडलाइन के पालन करने की बात करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के विधानसभा के अध्यक्ष लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। न्यूज़ वन इंडिया का मकसद है समाज में हो रही बुराइयों को जड़ से खत्म करना और दबी आवाज़ों को हुक्मरानों तक पहुंचाना। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के रुड़की शहर की, जिसे शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पर यहां के अधिकारियों को जनता की समस्याओं की परवाह नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा यहां की जनता और हालात कह रहे हैं। देखिए न्यूज़ वन इंडिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में। रुड़की के नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर अवैध तरीके से खुलेआम एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी तेजी के साथ ये निर्माण कार्य जारी है। अब समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने इस अवैध निर्माण पर सवाल उठाते हुए अवैध निर्माण को तोड़ देने की चेतावनी दी है। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकीज के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने कई बार इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया है, लेकिन भवन स्वामी फिर से निर्माण कार्य शुरू कर देता है। कुछ दिन पहले ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को रुकवाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर फिर से निर्माण शुरू किया गया तो मुकदमा दर्ज कराने के साथ भवन को ध्वस्त भी करा दिया जाएगा, लेकिन निर्माण अभी भी तेजी के साथ किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजा त्यागी ने अवैध निर्माण की जगह पहुंचकर निर्माण को लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। राजा त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर निर्माण इसी तरह से जारी रहा तो उनकी ओर से अवैध तरीके से किए गए निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। रुड़की विधायक की मनमानी और अवैध कब्जे, प्राधिकरण से मिलीभगत, सरकार का दबाव, जब लॉकडाउन में किसी चीज़ पे रोक लगा दी गई तो क्या सरकार की ऐसी क्या मंशा थी कि विधायक के अवैध निर्माण पे और भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा, जिनकी ये प्रॉपर्टी है जो इस पे निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, तो क्या ऐसी वजह है कि प्राधिकरण इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती? और हम पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। कल को अगर ये अवैध निर्माण ना रुका तो ये निर्माण हम कल को तोड़ देंगे। ये मेरी चेतावनी भी है सरकार को, विधायक और प्राधिकरण को। यह अवैध निर्माण पर रोक लगे और हमें इसका नक्शा दिखाए। अगर ये निर्माण हो रहा है तो उसका नक्शा कहाँ है? सिविल लाइन के अंदर बिल्कुल नीलम टाकिज से अटैच है वो बिल्डिंग जो निर्माण कार्य चल रहा है। तो हम यहाँ एसडीओ साहब के पास आए थे, रावत जी के पास में, लेकिन रावत जी मिल नहीं पाए अभी। कल हमें पता लगा कि कल भी वहाँ निर्माण कार्य रोका गया था
लेकिन आज फिर निर्माण कार्य चलता हुआ देख करके हमें बड़ा अचंभा हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी मतलब जो है को भी आदेश को भी ताक पर रखा जा रहा है। आखिर कौन है और किसके इशारे पर ये काम चल रहा है वहाँ पर? तो क्या कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठा के ये अवैध निर्माण किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से हो रहे नजूल की सच्चाई को दर्शाया, जहां कारीगरों और मजदूरों की तरफ से निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं न्यूज़ वन इंडिया अपने चैनल के माध्यम से देश में हो रहे अवैध कार्यों को लेकर अधिकारियों की आंखें खोलने का काम समय समय पर करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। मानसून सीजन से पहले टिहरी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ईवा आशीष का कहना है कि कई राउंड बैठक भी हो चुकी है और अफसरों को आपात स्थिति से पूरी सजगता के साथ निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्लाइड जोन में जेसीबी तैनात रहेंगी। हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 38 वर्षीय व्यक्ति की लाश खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।